नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है एक और वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, गुणात्मक और क्रमागत उपयोगिता विश्लेषण के आधार पर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन को स्टडी करेंगे। इसमें जो टॉपिक कवर होंगे, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, गोसेन थर्ड लॉ, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन होता क्या है। उपभोक्ता संतुलन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर के पास बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल होती है और उसकी एक इनकम होती है और उन गुड्स का प्राइस होता है और उसके आधार पर वो अपनी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करने की कोशिश करता है। इसे क्या कहते हैं हम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। Consumer equilibrium analyze how a consumer choose among different available goods, services given his money income and price of goods and services in order to achieve the maximum satisfaction level, which is also termed as consumer equilibrium point. अब consumer equilibrium को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, दो प्रिंसिपल है। एक कार्डिनल अप्रोच है और एक ऑर्डिनल अप्रोच है। कार्डिनल अप्रोच में हम क्या पढ़ते हैं? कार्डिनल अप्रोच ये किससे दी थी? एल्फ्रेड मार्शल ने। उनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि उन्होंने 1890 में लिखी थी। ये कहते थे कि जो सेटिस्फैक्शन है, जो उपयोगिता है, उसको हम एब्सोल्यूट नंबर में मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने कोई गुड कंज्यूम की और उससे जो आपको यूटिलिटी मिली, उपयोगिता मिली, उसको आप इस तरह से बोल सकते हैं कि 2 यूटिल्स मिली। उन्होंने स्टैंडर्ड यूनिट बताया था यूटिल्स को। यूटिल मतलब जो यूटिलिटी को मेजर करता है। हमारे पास दूसरी अप्रोच है ऑर्डिनल अप्रोच, क्रमागत अप्रोच। ये इनिशियली किसने दी थी? पैरेटो ने 1906 में। ये बोलते थे कि जिस सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड इन एब्सोल्यूट टर्म। हम यूटिलिटी को ऐसे नहीं बोल सकते दो यूटिल्स हमें किसी गुड्स के कंजम्पशन से यूटिलिटी मिली या 3 यूटिल्स मिली। हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हमने पहला गुड का कंजम्पशन किया तो हमें यूटिलिटी कम मिली एज कंपेयर जब हमने दूसरा या तीसरा यूनिट उस गुड का कंज्यूम किया। तो हम यूटिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कि हम पहले वाले को ज़्यादा महत्व देते हैं या दूसरे वाले को। और इसमें हम पढ़ते हैं ऑर्डिनल अप्रोच में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस सबसे पहले यूज़ किया था और डेवलप किया था फ्रांसिस सिड्रो एजवर्थ ने 1881 में। और फिर पैरेटो वॉज द फर्स्ट हु एक्चुअली ड्रॉ दीज कर्व इन 1906। फिर जो ये थ्योरी पॉपुलर हुई है, ये किसने की थी? हिक्स और RJD एलन ने पब्लिश्ड देयर comprehensive वर्क बेस्ड ऑन एजवर्थ पैरेटोस लस्ट की इन 1934। अगर आपसे क्रोनोलॉजी पूछे या कई बार आपको डेट्स के साथ मैच करने को आता है, तो मार्शल ने बुक लिखी थी 1890 में और जो एजवर्थ ने इंडिफरेंस कर्व दिया था वो 1881 में दिया था, पैरेटो ने दिया था 1906 में और हिक्स और एलन ने जो ये काम किया था इंडिफरेंस कर्व पे, ये 1934 में किया था। और रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो कि पॉल सैमुअल्सन द्वारा दी गई है, ये 1938 में उनके द्वारा दी गई थी। अब हम कार्डिनल अप्रोच को पहले पढ़ेंगे। तो कार्डिनल अप्रोच
हमने पहले भी पढ़ा, ये मार्शल ने दी थी और सेटिस्फेक्शन को एब्सोल्यूट टर्म में मेजर करती है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये किसने दिया था सबसे पहले? डेनियल बर्नौली ने 1738 में। ओके, ये आपको याद रखना है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का यूज़ हम कार्डिनल अप्रोच में करते हैं यूटिलिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। इसकी कोई भी थ्योरी बनती है उसकी कुछ एजम्पशन होती है जिस पर वो एप्लीकेबल होती है। जाहिर सी बात है, मान लीजिए आप साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको ज़रूरी होता है कि उसका एनवायरनमेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसी तरह इकोनॉमिक्स में भी किसी भी थ्योरी को बनाने से पहले आपको कुछ एजम्पशन लेनी पड़ती है जिससे हम उस थ्योरी को आगे ले जा सकें। ओके, तो सबसे पहली एजम्पशन है, ये तो खैर इकोनॉमिक्स का आधार है, कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना। और टेस्ट एंड प्रेफरेंस आर गिवन एंड टोटल यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन। इसमें क्योंकि हम एक थ्योरी बना रहे हैं तो टेस्ट और प्रेफरेंसेस गिवन होने चाहिए, और टोटल यूटिलिटी, जितनी भी हमें टोटल यूटिलिटी मिलती है वो कंजम्पशन पे डिपेंड करती है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? जितनी भी हम गुड्स का कंजम्पशन करते हैं उससे जो डिराइव होती है टोटल यूटिलिटी, जितनी भी यूटिलिटी, उसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। गुड्स आर गुड्स, मतलब ये थ्योरी ये अज्यूम करके चलती है कि जिस भी गुड का हम कंजम्पशन करेंगे वो अच्छी होगी। और MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स इज डिमिनिशिंग। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन को बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए पहला 2 था, पहला 1 यूनिट हमने कंज्यूम किया, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, तो जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। हमें अगली जो हम गुड का कंजम्पशन करेंगे वो कम इम्पॉर्टेंट लगना शुरू हो जाएगी। ओके, और MUM इज कांस्टेंट। ये जो MUM कांस्टेंट की बात की गई है यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मनी इनकम है वो कांस्टेंट है। और क्योंकि होता क्या है, जब हम किसी मेजरमेंट करते समय जो मेजर करने का स्केल होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर यूटिलिटी को मेजर करने का स्केल क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसीलिए ये अजम्पशन हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। ओके, तो ये हमारा डायग्राम बनता है। इसमें ये हमारा कर्व है, डायग्राम है, और हम OX एक्सिस पे यूटिलिटी लेते हैं, यूटिलिटी कंज्यूम लेते हैं, यहाँ पे हम प्राइसेस लेते हैं और मनी इनकम लेते हैं। और जैसे जैसे हम गुड्स का कंजम्पशन करते हैं तो ये टोटल यूटिलिटी कर्व है और ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। अब हम इसको डिटेल में इस स्लाइड में देखेंगे। कार्डिनल अप्रोच क्या बोलती है कि जैसे जैसे हम गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ती है, लेकिन उसकी रफ्तार घटती है, मतलब वो घटती रफ्तार से बढ़ती है, और मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करती है। जैसे ये देखिए टोटल यूटिलिटी कर्व है, पहले हमने पहली गुड कंज्यूम की, हमें यूटिलिटी मिली 9, दूसरी की मिली हमें यूटिलिटी 15, फिर 18, इन दो का डिफरेंस है 6, इन दो का डिफरेंस है 3, और इन दो का डिफरेंस है 0। देखिए जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है ये घट रही है, और टोटल यूटिलिटी वो 9 से 15 हुई, 15 से 18 हुई, देखिए बढ़ रही है, लेकिन ये जो बढ़ने की रफ्तार है ये घटती रफ्तार है। और टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचती है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। देखिए वैसे तो ये नेट सेट PGT की तैयारी कर रहा है उनके लिए ये बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन ये बेसिक टॉपिक से ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे कभी गलत हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में अजम्पशन पूछ ली, आप से अजम्पशन पूछ ली कि गुड्स आर गुड, तो ये अजम्पशन जनरली हमने पढ़ी नहीं होती है और हम ऐसे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। ओके, तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है।
When total utility start falling at increasing rate, MUM falls at increasing rate and become नेगेटिव. एक पॉइंट के बाद हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाती है. एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. एक इसी लॉ को गोसेन फर्स्ट लॉ बोला जाता है. अब ये क्वेश्चन ये इंटरेस्टिंग ये है कि ये दो लॉ की जो इम्प्लीकेशन है वो सेम है, लेकिन अगर आपसे इन दोनों लॉ का डिफरेंस पूछे तो मुझे नहीं लगता कि ये सभी को पता होगा. तो अगर आपको पहले से इसका डिफरेंस पता है तो आप प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तो अब हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं. जो गोसेन फर्स्ट लॉ है वो बताता है टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीजिंग रेट में बढ़ती है. ये कौन सा लॉ बताता है? गोसेन लॉ. और जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का रिलेशनशिप बताता है. इट मीन्स कि जो गोसेन फर्स्ट लॉ है वो टोटल यूटिलिटी को सेंटर में रखता है और जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो मार्जिनल यूटिलिटी को सेंटर में रखता है. ओके, तो गोसेन फर्स्ट लॉ क्या बोलता था? द एडिशनल यूटिलिटी विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन अ कमोडिटी डिमिनिशिंग दैट इज टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट. इन शॉर्ट, मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यू टू डिमिनिश. ये किसका बिहेवियर बताता था? गोसेन लॉ टोटल यूटिलिटी कर्व का, जो कि इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है. अब अगर मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है MUN इज इक्वल टू TU एट N माइनस TUN माइनस 1. एक दूसरा फॉर्मूला होता है MU का चेंज इन TU बाय चेंज इन Q. ये फॉर्मूले आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसीलिए होते हैं कि कई बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि हमने इन फॉर्मूले पे ध्यान नहीं दिया होता है तो हम इजी क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में उस टाइम सक्षम नहीं होते. अब क्योंकि हम यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुँचता है? उसकी कंडीशन होती है कि MUM इज इक्वल टू MUX बाय PX. इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखने की कोशिश करते हैं तो जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X प्राइस के बराबर होगा तो वो, अगर सिंगल कमोडिटी का केस होगा तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा. मान लीजिए आपके पास दो गुड्स है, तो दो गुड्स के केस में MUM इज इक्वल टू MUX बाय प्राइस ऑफ X इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X. ये देखिए, ये है दो कमोडिटी का केस. यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से चले तो कमोडिटी X को हम डिनोट करते हैं, अगर Y की साइड से चले तो कमोडिटी Y. और यहाँ पे हम देख रहे हैं यूटिलिटी को, ये X की यूटिलिटी है और ये Y की यूटिलिटी है. जहाँ पर प्राइस के बराबर होगा इन दोनों की यूटिलिटी, वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. अब आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी खत्म हो गया. अब एक होता है गोसेन सेकंड लॉ, और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है. अब एक गाना अगर आपने सुना होगा कि अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, तो ये जो लॉ है ये ये जो गाना है वो इस लॉ में अप्लाई होता है. वो कैसे? कि हमें अपनी इनकम डिफरेंट गुड्स पे इस तरह खर्च करनी चाहिए कि हमें जो डिफरेंट गुड्स पे खर्च की गई मनी है उससे यूटिलिटी जो हमें डिराइव होगी वो सेम होगी. तो हमें इस तरह से खर्च करना चाहिए अपना कि सभी गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी सेम हमें मिले. तो अब हम यहाँ देखते हैं ये क्या बोल रहा है. इन इक्विलिब्रियम एन एजेंट विल बी एलोकेट एक्सपेंडिचर सो दैट
द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज इक्वल अक्रॉस द गुड्स। ठीक है, ये होता है गोसेन थर्ड लॉ। अब गोसेन का अगर आपसे गोसेन का सेकंड लॉ, अगर आपसे गोसेन का थर्ड लॉ पूछे, गोसेन का थर्ड लॉ बोलता है स्केयरसिटी इज अ प्री कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। स्केयरसिटी एज प्री कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा है स्केयरसिटी इज अ प्री कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। अब हमने कार्डिनल अप्रोच का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टडी कर लिया है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन है, वो हम देखेंगे कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें ऑर्डिनल यूटिलिटी पे जाना पड़ा। इसकी कुछ पहले एप्लीकेशन भी है, ये इम्पॉर्टेंट इनोवेशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। तो इसकी एप्लीकेशन है, ये आधार है किसका, लॉ ऑफ डिमांड का। वाई लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड कर्व स्लोप इज डाउनवर्ड। हमने देखा कि डिमांड कर्व इस तरह का होता है। इस तरह का मतलब हम ज़्यादा प्राइस में कम कमोडिटी खरीदते हैं और कम प्राइस में ज़्यादा कमोडिटी खरीदते हैं। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि हम जब ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं तो नेक्स्ट गुड्स के कंजम्पशन से हमें जो यूटिलिटी मिलती है वो घटती जाती है। इसीलिए ये देखिए डायरेक्टली डिराइव हो गया ना लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी इज डिराइव, ये बोलता है कि हमें जब यूटिलिटी को हम एब्सोल्यूट टर्म में मेजर करेंगे तभी हम बता पाएंगे कि हमें जो डिफरेंट गुड्स से यूटिलिटी मिल रही है वो सेम होगी। कंज्यूमर सरप्लस डिराइव हम इससे करते हैं। वो कैसे? कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस होता है, मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम से ऊपर और डिमांड कर्व से नीचे का जो एरिया होगा वो कंज्यूमर सरप्लस होगा। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में भी ये लॉ ऑफ कार्डिनल अप्रोच हेल्पफुल होती है और वाटर डायमंड पैराडॉक्स को भी ये जस्टिफाई करती है। वो कैसे? जो वाटर डायमंड पैराडॉक्स है, एडम स्मिथ ने इसकी एक्सप्लेनेशन की थी किसके आधार पर? उन्होंने वाटर डायमंड पैराडॉक्स को एक्सप्लेन किया था यूज वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज। एडम स्मिथ बोलते थे कि जो पानी की जो यूज वैल्यू है वो ज़्यादा है और एक्सचेंज वैल्यू कम है, इसीलिए जो पानी का प्राइस है वो कम होता है। और इसके ऑपोजिट में डायमंड को वो बोलते थे कि डायमंड की यूज वैल्यू कम है लेकिन एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादा है, तो इसीलिए उसका प्राइस ज़्यादा है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये कॉन्सेप्ट दिया था एडम स्मिथ ने। एक बात आपको ये याद रखनी है। ओके, तो एक बात होती है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी की। जो ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको एक्सप्लेन किया था मार्शल ने, वाटर डायमंड पैराडॉक्स को एक्सप्लेन किया था इसकी सहायता से कि जो क्योंकि हम वाटर को ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं तो इसकी टोटल यूटिलिटी ज़्यादा होती है और इसका प्राइस कम होता है, और जो डायमंड है उसका हम कंजम्पशन कम कर पाते हैं और इसकी मार्जिनल यूटिलिटी इसीलिए इंक्रीजिंग रेट में बढ़ती है और इसीलिए इसका प्राइस ज़्यादा होता है। तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर वाटर डायमंड पैराडॉक्स किसने एक्सप्लेन किया था? मार्शल ने। अब क्योंकि इसकी एजम्पशन कुछ ऐसी थी जिसके आधार पर हमें नई थ्योरी की ज़रूरत पड़ी, पहले उसकी लिमिटेशन हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जाहिर सी बात है कि यूटिलिटी को हम कार्डिनल टर्म में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है,
और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं होती है। देखिए, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, इनिशियली क्या होता है, जब किसी इंसान की जॉब नहीं लगती तो उसे लगता है कि अगर उसे 10,000 की नौकरी भी मिल जाती है तो वो बहुत होगी उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन जब उसे वो मिल जाती है 10,000 की नौकरी, फिर उसको वो 10,000 बहुत कम लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, इनिशियली वो ज़्यादा होती है, लेकिन जब उसके पास पैसे आ जाते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कम होना शुरू हो जाती है। फिर उसका गुजारा 1 लाख से भी नहीं होता। तो इस केस में देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो ये जो एजम्पशन है ये वायलेट हो गई। और यूटिलिटी आर नॉट इंडिपेंडेंट, एक इसकी मेन एजम्पशन ये है जो कि रियल लाइफ में अक्कर नहीं होती है। फेल्स टू एक्सप्लेन गिवन पैराडॉक्स। गिवन पैराडॉक्स क्या होता है कि हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि नेगेटिव स्लोप होता है, कि अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो हम कम कंजम्पशन करेंगे। लेकिन एक केस ऐसा होता है कि अगर प्राइस बढ़ भी जाती है तो हम अपना कंजम्पशन घटाएंगे नहीं, डिमांड कम नहीं करेंगे। तो ये उस समय होता है जब हमें अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी करनी होती है। तो जो कार्डिनल अप्रोच है, इसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा था, और इसको इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अलग अलग करने में भी ये सक्षम नहीं थी, जिस कमी को पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, ऑर्डिनल अप्रोच की। ठीक है, और ये किसने दी थी सबसे पहले, पैरेटो ने। और सेटिस्फेक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड इन एब्सोल्यूट टर्म, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हमें 1 यूटिल्स मिली, 2 यूटिल्स मिली। हम ये बोल सकते हैं कि पहले मुझे कम मिली थी, अब दूसरे कंजम्पशन से मुझे यूटिलिटी ज़्यादा मिली है। और अगर हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले ये किसने दिया था, एडजवर्थ ने 1881 में। और पैरेटो पहले इंसान थे जिन्होंने ड्रॉ किया था इंडिफरेंस कर्व, और जिसकी थ्योरी पॉपुलर हुई है वो है हिक्स और RJD एलन। इन्होंने काम किस पे किया था, एडजवर्थ, पैरेटो, स्लस्ट की। जो हम, अगर आप रिसर्च करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक मेजर रोल प्ले करता है। तो जो हिक्स और एलन ने काम किया था, उन्होंने पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया था, किसका, एडजवर्थ और पैरेटो का। ओके, इन्होंने कब दी थी ये थ्योरी, 1934। अब इकोनॉमिक्स की कोई भी थ्योरी होती है तो उसमें एजम्पशन मेजर रोल प्ले करती है, तो हम इसके एजम्पशन डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट होता है मनी एल्यूजन। ये किसने दिया था, फिशर में। एक बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने ये नोट करके रखा था, तो इसीलिए आप भी नोट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं वापस अपनी ऑर्डिनल अप्रोच पे। इसकी पहली अजम्पशन है एक्सिम ऑफ रिफ्लेक्सिवनेस, एनी कम्बिनेशन इज एट लीस्ट एज गुड एज इटसेल्फ। मतलब अगर हम दो कम्बिनेशन को कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरे कम्बिनेशन से, तो जो पहले कम्बिनेशन में जो गुड्स है तो वो सेम होनी चाहिए जो दूसरे में है। मान लीजिए ये है कम्बिनेशन ए, ये है कम्बिनेशन ए, इसमें आम है और सेब है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करना चाह रहे हैं तो इसमें भी आम और सेब होने चाहिए, ना कि आम और संतरा लेके आप इसको कंपेयर करें। तो ये होता है एक्सिम ऑफ रिफ्लेक्सिवनेस। एक होता है एक्सिम ऑफ कंप्लीटनेस। ही कंपेयर, मतलब कंज्यूमर कैन कंपेयर टू कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। यहाँ पे हम एक गुड्स को कंपेयर नहीं करते, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को कंपेयर करते हैं। अब किस तरह से कंपेयर करते हैं, अगर हम बोलते हैं A इज ग्रेटर देन B, तो इसका मतलब हुआ कि स्ट्रिक्टली प्रेफर कर रहे हैं हम कॉम्बिनेशन A को। ओके, अगर हम बोलते हैं A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, तब हम बोलते हैं A इज एट लीस्ट एज प्रेफर्ड एज B, कंज्यूमर इज वीकली प्रेफर। आपसे कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि ये आपके पास ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड है, कौन सा वीकली प्रेफर्ड है। वेयर इज कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, तो इनडिफरेंट में इस तरह का साइन लगेगा। और ये 3 हमारे पास है ये ऑप्शन। ठीक है, एक होता है एक्सिम ऑफ
ट्रांजिटिविटी। एक्सियम ऑफ ट्रांजिटिविटी क्या बोलता है कि अगर ए कॉम्बिनेशन बी से बड़ा है और बी कॉम्बिनेशन सी से बड़ा है तो जाहिर सी बात है जो ए कॉम्बिनेशन है वो सी से भी बड़ा होगा। और एक्सियम ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ प्रेफरेंस, इट मीन्स देयर इज नो जंप इन वन प्रेफरेंस। मतलब जो कंज्यूमर है एक तो वो रैशनल है और उसके जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है वो कांस्टेंट है, देयरफॉर जो भी वो कंज्यूम करता है उसके प्रेफरेंस में कॉन्टिन्यूटी होगी। इस तरह से नहीं वो जंप करेगा कि उसने पहले ए चूज कर दिया फिर बी चूज कर दिया। अगर वो ए प्रेफर कर रहा है तो वो ए ही प्रेफर करेगा। एक्सियम ऑफ नॉन सैटिस्फैक्शन, इसका मतलब होगा कि कंज्यूमर को हमेशा ज़्यादा की इच्छा होगी, मोर इज़ बेटर। अगर आपसे पूछे कि एक्सियम ऑफ नॉन सैटिस्फैक्शन क्या बोलता है, वो बोलता है कि मोर इज बेटर। एक्सियम ऑफ कन्वेक्सिटी, दिस एंश्योर दैट टू IC वुड नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। एक होता है एक्सियम ऑफ सेल्फिशनेस, कंज्यूमर इज सेल्फिश एंड इज सेल्फ गाइडेड एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर कंज्यूमर। मतलब कुल मिला के बात यही हुई कि कंज्यूमर बहुत ज़्यादा रैशनल है, उसको दूसरे के प्रेफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिफरेंस कर्व देखिए क्या होता है। यहाँ पे हम गुड x लेते हैं, इधर y लेंगे और दो कॉम्बिनेशन हम ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए ये है A B C। तो इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन कई बार आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती है। तो इंडिफरेंस कर्व दो गुड्स का कॉम्बिनेशन को दिखाता है जो कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। चाहे हम कॉम्बिनेशन ए चूज करें इस इंडिफरेंस कर्व पे, चाहे बी करें चाहे सी करें, तो जो सेटिस्फैक्शन होगा वो कांस्टेंट रहेगा और कंज्यूमर क्या होगा इसमें इंडिफरेंट होगा। वो कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है। कुछ फीचर्स हैं इंडिफरेंस कर्व की, जैसे हायर द IC गिवन हायर यूटिलिटी, IC कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जाहिर सी बात है कि अगर ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व से ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा है तो अगर वो इस तरह से इंटरसेप्ट करेगा तो जो ये फर्स्ट वाली करैक्टरिस्टिक्स है ये वायलेट हो जाएगी। इसीलिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो इंटरसेक्ट नहीं करता। IC स्लोप डाउनवर्ड टू राइट और नेगेटिव स्लोप होता है और IC आर कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। इसका मतलब ये हुआ कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? स्लोप ऑफ IC। स्लोप ऑफ IC का मतलब कि हम गुड x के लिए गुड x की ज़्यादा इकाइयों का कंजम्पशन करने के लिए गुड y की कितनी क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, ये हमें बताता है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको हम कैसे लिखेंगे? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ XY को हम कैसे लिखेंगे? इसमें भी क्वेश्चन काफ़ी घुमाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर XY है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y। ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी मतलब जो हम क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, यूटिलिटी ऑफ X ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ X बाय यूटिलिटी ऑफ Y ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ Y। यहाँ पे भी XY आएगा। अब अगर हम बात करें चेंज इन Y और चेंज इन X, अगर हम XY की बात कर रहे हैं तो जो ये चेंज है ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसमें Y ऊपर होगा और X नीचे होगा। और जब हम फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो प्राइस ऑफ X बाय प्राइस ऑफ Y। ठीक है, ये होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जैसे अगर हम बात करेंगे MRS ऑफ Y इंटू X, तो इसमें क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ
y divided by marginal utility of x. Change in utility due to change in y divided by change in utility divided by change in x. ये y हो गया इधर, ये x होगा. लेकिन हम जब चेंज की बात करेंगे तो इसमें चेंज इन x ऊपर आएगा और चेंज इन y नीचे आएगा, और ये बराबर किसके होगा, प्राइस ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x. ओके, जैसे यहाँ पे देखिए स्लोप ऑफ IC क्या होता है, सॉरी इरेज ऑल, MRS of x y marginal utility of x by marginal utility of y. अब यूटिलिटी में चेंज हुआ x के कारण और यूटिलिटी में चेंज हुआ y, लेकिन जब हम ये चेंज की बात करेंगे तो y ऊपर आएगा, x नीचे आएगा. ठीक है, और हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होते हैं, जब MRS ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस रेशो स्लोप ऑफ बजट लाइन. अब जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी वेरियस शेप्स होती हैं. इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए अगर आपके पास किसी एक्सिस पे बैड गुड है, एक एक्सिस पे गुड है, अच्छी वस्तु है, तो इंडिफरेंस कर्व का शेप किस तरह का होगा. तो मान लीजिए ये देखिए, पहले केस में देखिए यहाँ पे पॉल्यूशन दिया है एक्स एक्सिस पे और क्लोथिंग दी है वाई एक्सिस पे. तो पॉल्यूशन क्या होता है, बैड गुड. जिस एक्सिस पे बैड गुड होगा तो इंडिफरेंस कर्व उससे दूर जाएगा. ये देखिए जैसे कि इस केस में हो रहा है, इंडिफरेंस कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस से दूर जा रहा है. मतलब अगर जिस एक्सिस पे बैड गुड होगा तो इंडिफरेंस कर्व दूर जाएगा और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप पॉजिटिव है. मान लीजिए हमारे पास अगर कोई गुड न्यूट्रल कमोडिटी है तो न्यूट्रल कमोडिटी कांस्टेंट होगी और नॉर्मल गुड के केस में इंडिफरेंस कर्व ऊपर को जाएगा. इस केस में क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जा सकता है कि बताइए, ये आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन से एक्सिस पे न्यूट्रल कमोडिटी है. इसमें भी सेम होगा. और मान लीजिए वाई एक्सिस पे बैड गुड है तो इंडिफरेंस कर्व इससे दूर जाएगा वाई एक्सिस से. और अगर हमारे पास परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो इंडिफरेंस कर्व इस तरह का होगा. परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में स्ट्रेट लाइन होगा और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में एल शेप होगा. एल शेप होने का मतलब है कि अगर हमें जूता पहनना है तो हम एक जूते से काम नहीं चला सकते, हमें दोनों जूते पहनने पड़ेंगे. अगर हमें पेन की जो अंदर रिफिल होती है अगर हमारे पास वो है तो हमें पेन का कवर भी ज़रूर चाहिए, तो इसीलिए वो एल शेप होगा. एक होता है बजट लाइन. बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, बजट लाइन की इक्वेशन होता है m इक्वल टू प्राइस ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y इंटू वाई. मान लीजिए आपके पास m दिया है 100, प्राइस ऑफ x दिया है 20 और प्राइस ऑफ y दिया है 10. तो जो इक्वेशन बनेगी बजट लाइन की, m इक्वल टू 100 इक्वल टू 20x प्लस 10y. अगर हमें निकालना है, क्योंकि जो बजट लाइन होती है, बजट लाइन इस तरह की होती है, अगर हमें ये पॉइंट निकालने हैं कि एक्सिस पे बजट किस पॉइंट पे जो बजट लाइन है वो इनको काटेगी, तो उसके लिए हमें जो ये बजट लाइन का स्लोप है उसके हेल्प से हम इसको पता कर सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए हमारे पास m है 100 और प्राइस ऑफ x है 20, तो 100 बाई 20 इज इक्वल टू 5. तो जो x एक्सिस होगा उसके
फाइव क्वांटिटी जहाँ पे होगी बजट लाइन वहाँ पे काटेगी। ठीक है, इस तरह से हम स्लोप इसका निकालेंगे। जैसे यहाँ पे है MYP1 MYP2, इस तरह का स्लोप हम इस बजट लाइन के इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब बजट लाइन में अगर शिफ्ट होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वो हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, गुड 2 की घट रही है, तो बजट लाइन नीचे को शिफ्ट हो गई, हम गुड बाय को कम खरीदेंगे। ठीक है, अगर प्राइस डिक्रीज होगा किसका, गुड वाई का, तो जो बजट लाइन है वो ऊपर को शिफ्ट होगी। अब हम गुड 1 के केस में देखेंगे, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ गुड एक्स का, तो बजट लाइन पीछे को शिफ्ट होगी। मान लीजिए ये बजट लाइन है, तो बजट लाइन ऐसी हो जाएगी। ओके, और अगर डिक्रीज होगा तो हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, तो बजट लाइन आगे को शिफ्ट होगी। ठीक है, इससे बोलते हैं पिवटल शिफ्ट। अब अभी तक हमने क्या देखा कि जो बजट लाइन है वो एक ही एक्सिस पे मूव हो रही है, या ऐसे मूव हो रही है या ऊपर को मूव हो रही है। लेकिन जब बजट लाइन आगे को शिफ्ट होती है, उसे वो एक तो पहले ये पता होना चाहिए वो कब होती है। वो होती है जब हमारा इनकम इंक्रीज होता है। देखिए जो बजट लाइन होता है वो क्या बताता है, प्राइस और इनकम की वेरियस क्वांटिटी बताता है। तो जब प्राइस और इनकम में चेंज होगा, सिर्फ उसी केस में बजट लाइन में शिफ्ट होगा। जब प्राइसेस में चेंज होगा तो पिवटल शिफ्ट होगा, और जब इनकम में चेंज होगा तो बजट लाइन पूरी ही आगे को शिफ्ट होगी या पीछे को शिफ्ट होगी। ठीक है, अब ये इतनी सारी कहानी हमने क्यों पढ़ी, ये हमने पढ़ी कि हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब मिलता है ऑर्डिनल अप्रोच में। तो जब इंडिफरेंस कर्व बराबर होता है बजट लाइन के। इसकी दो असम्पशन है, जब MRS ऑफ XY इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X बाय प्राइस ऑफ Y। एक पहली कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो IC है वो होना चाहिए कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ना कि कॉनकेव भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, एल शेप भी हो सकता है। तो जब इंडिफरेंस कर्व होगा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन और MRS बराबर होगा किसके बराबर होगा, प्राइस ऑफ X बाय प्राइस ऑफ Y, तो वो होगा इक्विलिब्रियम। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे बेबलन इफेक्ट क्या होता है, स्नॉब इफेक्ट क्या होता है, बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है। अब जो ये सारे कॉन्सेप्ट है, ये मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी डिस्कस किए थे, लेकिन ये वाली वीडियो थोड़ी ज़्यादा डिटेल में है, मे बी आपको ज़्यादा इससे हेल्प होगी। बेबलन इफेक्ट क्या होता है, ये किसने दिया था, बेबलन ने। ये किसका कंजम्पशन दिखाता है, लग्जरियस गुड जो होती है उसका ये कंजम्पशन दिखाता है। और बेबलन इफेक्ट डिस्क्राइब द परसीव्ड कॉन्स्पिशियस वैल्यू अटैच टू परचेज। जो हम बोलते हैं ना कि ज़्यादा प्राइस होगी तो ज़्यादा वैल्यू होगी, तो उसको कौन एक्सप्लेन करता है, बेबलन। एक होता है स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट बताता है, मान लीजिए आपको खादी कपड़े पहनना पसंद है, तो आपकी खादी कपड़े के लिए डिमांड क्या बताएगा, आपका स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट डिस्क्राइब how perceived unique value attached to the product is affecting individual purchase intention। अब क्वेश्चन इस तरह इसमें ना बहुत घूम के आ सकता है। वो कैसे कि जो नॉर्मल गुड के केस में अगर स्नॉब इफेक्ट अक्कर होता है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, क्योंकि स्नॉब इफेक्ट बताता है किसी विशेष वस्तु के लिए आपका जो अट्रैक्शन होगा, तो नॉर्मल गुड के केस में उसकी डिमांड कम होगी। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि किसी विशेष गुड, अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एक मुकेश है जिसको टार्जन कार बहुत पसंद है, अब ये कौन से इफेक्ट को डिस्क्राइब करता है, तो ये बताएगा स्नॉब इफेक्ट को। और जो ये टार्जन कार की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
एक होता है बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट बताता है कि भेड़ चाल जैसे होती है कि मेरे पड़ोसी ने कुछ खरीदा तो मैं भी खरीदूंगी। तो इसका डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, इससे डिमांड इंक्रीज हो जाती है। एक होता है हेडोनिक प्राइस इफेक्ट। हेडोनिक प्राइस इफेक्ट बताता है इमोशनल वैल्यू। मान लीजिए किसी की मदर ऊनी कपड़े बुनती है, तो उसको ऊनी कपड़े देख के अपने माँ से लगाव फील होता है और वो ऊनी कपड़े खरीद लेता है। तो ये क्या होगा? हेडोनिक प्राइस इफेक्ट। एक होता है परफेक्शनिज्म इफेक्ट। परफेक्शनिज्म इफेक्ट explain the individual engage in luxury consumption due to perceived quality value associated with purchase। एक होता है बेबलन इफेक्ट। इसमें क्या होगा कि जितनी महंगी चीज़ होगी उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। ये परफेक्शनिस्ट होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई ब्रांड पसंद है और वो ब्रांड आपको इसीलिए पसंद है क्योंकि उसकी क्वालिटी आपको बहुत अच्छी लगती है। मान लीजिए कोई वुडलैंड का जैकेट पहनना पसंद करता है, तो उसको वुडलैंड ब्रांड से प्यार नहीं है बल्कि उसको उसकी क्वालिटी से प्यार है। तो परफेक्शनिज्म क्या होता है? जो क्वालिटी से एसोसिएटेड होता है। ओके, अब बैंड वैगन इफेक्ट को अगर हम डायग्राम से देखें तो ये एक चीज़ है, इसको बोलते हैं एयरबड्स। ये इनिशियली बहुत ट्रेंड में थे तो सब ने लिए, एक ने खरीदे तो सब ने खरीद लिए और ये इसकी डिमांड दमादम बढ़ती चली गई। तो ये क्या हो गया? बैंड वैगन इफेक्ट। अब मान लीजिए आप कबीर सिंह को फॉलो करते हैं, कबीर सिंह का जो ये हेयर स्टाइल है या विराट कोहली का ये हेयर स्टाइल है, इसकी भी डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये भी किसका केस होगा? बैंड वैगन इफेक्ट का। ओके, अब मान लीजिए स्नोब इफेक्ट क्या होता है? स्नोब इफेक्ट बताता है, मान लीजिए फैशन चला है आजकल, ट्रेंड में टाइट जीन है और आप खुली ढीली ढाली पैंट पहन के चल रहे हैं। आपको टार्जन की कार का शौक है जबकि आजकल ट्रेंड हैरियर का चल रहा है। तो वो केस किसका होगा? स्नोब इफेक्ट का। अब जो इसमें लिखा है आप इसको खुद रेफर कर सकते हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब बेबलन इफेक्ट क्या होता है? जैसे ये मोनालिसा की पेंटिंग है, मोनालिसा की ये पेंटिंग है, इसकी प्राइस जितनी ज़्यादा इसकी प्राइस होगी उतनी ज़्यादा इसकी डिमांड होगी। फोसिल की घड़ी भी ऐसी होगी। मान लीजिए आपको किसी संडे मार्केट में फोसिल की घड़ी मिल गई और वो ओरिजिनल है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। तो मतलब आपको अगर फोसिल की घड़ी जितनी ज़्यादा प्राइस पे मिलेगी आप उसको ख़रीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, सस्ते में आप फोसिल की घड़ी नहीं खरीदेंगे। ये किसको बताता है? बेबलन इफेक्ट को। बेबलन इफेक्ट के केस में क्या होता है? डिमांड कर्व पॉजिटिव होता है। एक क्वेश्चन आया था इफेक्टिव डिमांड। ये क्वेश्चन, ये जो स्लाइड है ये थोड़ा ब्लर है, मेरे पास ये ऐसे ही अवेलेबल था, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। इफेक्टिव डिमांड इन अ मार्केट is a demand for a product or services which occur when purchasers are constrained in different market. Notional demand is a demand that occur when a purchaser are not constrained in any market. तो इसका आंसर आपको इस स्लाइड में मिलेगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको इसका क्रक्स में बता देती हूँ। जो डिमांड होता है उसको हम नोशनल डिमांड कहते हैं और ये कॉम्बिनेशन होता है लेटेंट डिमांड का और इफेक्टिव डिमांड का। मतलब अगर हम इफेक्टिव डिमांड निकालना चाहेंगे तो वो निकलेगी लेटेंट डिमांड माइनस नोशनल डिमांड। लेटेंट डिमांड क्या होता है? जिसमें लैक ऑफ परचेजिंग पावर और इंफॉर्मेशन होता है। इफेक्टिव डिमांड वो डिमांड होती है जब हम खरीद लेते हैं। तो इसीलिए जब हम किसी भी गुड को किसी मार्केट में खरीदते हैं तो हमारे पास वेरियस कंस्ट्रेंट होते हैं, उसकी प्राइस होती है और हमारी जो इनकम होती है वो एक कंस्ट्रेंट होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो ये वाली स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। Effective demand in a market is a demand for a product or services which occur when purchaser is constrained in different market। हमारे पास बहुत सारी लिमिटेशन होती है, लेकिन जो नोशनल डिमांड होती है उसमें हम जो लैक ऑफ परचेजिंग
वाली हमारी डिमांड होती है उसको भी कंसीडर करते हैं। तो देयरफॉर दीज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि मुझे पता है आप नहीं करेंगे। Oh, thanks for watching.